जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रही थी प्रतिहार नरेश मिहिर भोज, हिंदू हृदय सम्राट, गुज्जर नरेश, महान नरेश मिहिर भोज के बारे में। और मिहिर भोज की हमने दो उपाधियां देखी दो अभिलेखों में। ग्वालियर अभिलेख में उसे क्या कहा गया? आदि वराह है। और दौलतपुर अभिलेख में उसे प्रभास कहा गया। तो ये दो अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख का संबंध किससे है? मिहिर भोज से। मिहिर भोज एक महान शक्तिशाली राजा था और उसने लगभग उत्तर भारत पर आधिपत्य किया था और अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया, उनके लिए दीवार का काम किया। ऐसे गुज्जर नरेश मिहिर भोज। और इसके बारे में आगे मिहिर भोज की मृत्यु के बाद बताते हैं कि उनका पुत्र महेंद्र पाल प्रतिहार नरेश राजा बना। और दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार महेंद्र पाल के दरबार में जो रहते थे उन कवि का नाम था राजशेखर। दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं? महेंद्र पाल प्रथम की। माय डियर, ध्यान दें, हमें पता है कि 885 ईस्वी में मिहिर भोज हमें छोड़ के चला गया। कुछ कहते हैं कि उसने संन्यास ले लिया और राजपाट त्याग दिया था। कुछ भी हो, वह हमें छोड़ के चला गया और 910 ईस्वी तक राजा रहा महेंद्र पाल प्रथम। ये प्रतिहार नरेश कन्नौज का राजा आ रहा है आपसे मिलने। महेंद्र पाल के एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि इनके दरबार में इनके राज कवि थे कौन? राजशेखर। दोस्तों, अगर हम राजशेखर की बात करें तो इनकी बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं। पहली है इनकी कर्पूर मंजरी। पहली कौन सी रचना है? कर्पूर मंजरी। और दूसरी है काव्य मीमांसा। दूसरी कौन सी है? काव्य मीमांसा। और तीसरी है विद्वेषाल भंजिका। तीसरी है विद्वेषाल भंजिका। और चौथी है हरविलास। सर कितनी है? बस देखते जाओ आप। 5 नंबर है बाल रामायण और 6 नंबर बस इतनी है। और कितनी आएंगी सर? बस लास्ट है बाल भारत। दोस्तों, ये 6 रचनाएं राजशेखर ने लिखी थी, जो किसके दरबार में रहता था? महेंद्र पाल के राजकवि थे। और इन्होंने राजशेखर ने महेंद्र पाल को क्या उपाधि दी थी? रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि ये उपाधि राजशेखर ने किसको दी है? दोस्तों, महेंद्र पाल को दी है, रघुकुल चूड़ामणि। अब आगे एक और आएगा, उसका नाम है महेंद्र पाल के बाद महिपाल प्रथम। दोस्तों ध्यान दें, अब हमसे मिलने कौन आ रहा है? महिपाल प्रथम। माय डियर, बताते हैं कि महेंद्र पाल के बाद भोज द्वितीय यहाँ का शासक बना था और उसके बाद 914 ईस्वी में महिपाल प्रथम यहाँ का राजा बना, जो 944 ईस्वी तक यहाँ का राजा रहा था। और दोस्तों, ये जो राजशेखर हैं ये महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहे थे। इनके दरबार में भी रहे थे कौन? राजशेखर। तो गुजर प्रतिहार वंश में महान कवि राजशेखर साहित्यकार रहे और इन्होंने दोनों ही राजाओं के दरबार को सुशोभित किया। और राजशेखर की रचनाएं कितनी है दोस्तों? ये 6 हैं। और दोस्तों, इन राजशेखर ने, हमने देखा महेंद्र पाल को क्या कहा? रघुकुल चूड़ामणि। और इसके बाद राजशेखर महिपाल को क्या कह रहे हैं? रघुकुल मुक्तामणि। रघुकुल मुक्तामणि। तो देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों ही उपाधि कौन दे रहा है इन राजाओं को? राजशेखर दे रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, रघुकुल चूड़ामणि। पहले चूड़ा पहनाएंगे यानी महेंद्र पाल, और फिर मुक्त करेंगे यानी महिपाल। तो दोस्तों याद रह जाएगा, पहले चूड़ा पहनाएंगे फिर मुक्त। तो ध्यान रखना, रघुकुल चूड़ामणि पहले वाला महेंद्र पाल प्रथम, और रघुकुल मुक्तामणि हम किसको कह रहे हैं? महिपाल प्रथम को कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? राजशेखर कह रहा है। ये दोनों के ही दरबार का कवि था। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
महेंद्रपाल और महिपाल। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस महेंद्रपाल हो चाहे महिपाल हो, दोनों के दरबार में राजशेखर रहे और इन्होंने 6 रचनाएं रची। इसमें ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कर्पूर मंजरी की रचना अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर की थी, बहुत सुंदर थी वो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर राजशेखर की सुंदरी कौन है? अवंती सुंदरी। ज्यादा ध्यान न दें, राजशेखर की ओर ध्यान दें। और इनकी रचना है कर्पूर मंजरी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर राजशेखर की रचनाएं कितनी हैं? 6। पहली है कर्पूर मंजरी, दूसरी है काव्य मीमांसा, और तीसरी है विद्वशाल भंजिका, और हर विलास। कौन सा विलास? हर विलास, बाल रामायण और बाल भारत। ये 6 रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? राजशेखर की हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि महिपाल प्रथम के समय में राष्ट्रकूट नरेश कौन सा था? राष्ट्रकूट नरेश, इसका नाम बताते हैं इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड। राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने दोस्तों कन्नौज को लूटा था। कन्नौज जो प्रतिहार वंश की राजधानी थी, कन्नौज यूपी में प्रतिहार वंश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का नगर मीर भोज ने जिसको बनाया था, इंद्र तृतीय ने राष्ट्रकूट से आया इंद्र आ गया कन्नौज पे, इंद्र का क्रोध आ गया, इंद्र का क्रोध आ गया किस पर? कन्नौज का। तो याद रह जाएगा कि कन्नौज को पहले कौन लूट रहा है? इंद्र तृतीय। अब एक और आएगा, इसको लूटने के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का नगर इसको बना के गए थे मिहिर भोज, हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज, जिनके सिक्के मिलते हैं और उन सिक्कों पर गरुड़ पक्षी का अंकन मिलता है। इस आधार पर आप जैसे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जिस भोज ने सांस्कृतिक महत्व के नगर कन्नौज यूपी में स्थापित किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी। उसको पहले कौन लूट रहा है? राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय लूट रहा है। और अब मैं लेके आ रहा हूं महमूद गजनवी को। कन्नौज की रक्षा करने के लिए तैयार रहना है, किसको? राज्यपाल को। तो दोस्तों यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ रहा है कि महिपाल प्रथम के बाद बहुत से राजा आए और चले गए, लेकिन हमारी एग्जाम का क्वेश्चन लेके आया कौन? राज्यपाल। दोस्तों ये राज्यपाल कन्नौज का राजा था और इसके समय में 1018 ईस्वी में माय डियर कन्नौज पर आक्रमण होता है गजनी के शासक का, जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों, महमूद गजनवी गजनी का शासक था, जिसने कन्नौज को लूटा 1018 ईस्वी में। कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का शासक था राज्यपाल। इतिहासकार बताते हैं कि जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर चढ़ाई की तो राज्यपाल, राज्य का पाल, कन्नौज पर चढ़ाई कर रहा है कौन? महमूद गजनवी। तो राज्य का पाल याद करें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर चढ़ाई की उस समय कन्नौज का नरेश कौन था? गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल। और ये जंगल में भाग गया, आपके लुगाई टावरा लेके जंगल में भाग गया राज्यपाल। बोले जीवता रहे श्याम तो क्यों करता रहे श्याम, महमूद गजनवी उनको मराई का था। तो इस तरह दोस्तों ये राज्यपाल अपने बीवी बच्चों के साथ जंगल में भाग गया। तब दोस्तों यहाँ पर महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा। कौन लूट रहा है 1018 में? महमूद गजनवी। इससे पहले इंद्र तृतीय भी लूट के चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष बात यह है कि राज्यपाल जब कन्नौज को छोड़ के चला जाता है तब खजुराहो, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चंदेलों की राजधानी खजुराहो के नरेश चंदेल नरेश कौन है? विद्याधर। चंदेल नरेश विद्याधर ने एक राजाओं का संघ बनाया और इस राज्यपाल को हटा सामन की गठा कर दिया कि तू राजा होने लायक नहीं है, तू अपने राज्य की रक्षा ही नहीं कर सका, इसलिए तुझे राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों राज्यपाल को मार डाला चंदेल नरेश विद्याधर ने एक राजाओं का संघ बनाकर। इसके बाद त्रिलोचन पाल राज्यपाल का पुत्र था। कौन सा पाल? त्रिलोचन, 3 नेत्रों से देखता था वो त्रिलोचन। उसने भी बताते हैं महमूद गजनवी का सामना किया था। और आज का फिर हमारा अंतिम क्वेश्चन कि गुर्जर प्रतिहार वंश जब कमजोर पड़ गया, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का नगर कन्नौज, और इसका अंतिम शासक था यशपाल।
कन्नौज का। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम किस वंश की बात कर रहे हैं? प्रतिहार वंश में। और उसकी राजधानी कौन सी है? कन्नौज, जो नागभट्ट सेकंड ने बनाई थी। कहाँ पर है दोस्तों? ये यूपी में। और इस कन्नौज का अंतिम नरेश कौन था? अंतिम नरेश था यशपाल। अंतिम नरेश कौन सा पाल? यशपाल। 1036 ईस्वी की बात है दोस्तों, यशपाल। और यशपाल अंतिम नरेश था कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का। और इसी के साथ दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या हो गया? अंत हो गया दोस्तों। कहां से? कन्नौज से। किसने कर दिया? गहड़वालों ने। गहड़वाल वंश के राजा, आपको पता है संयोगिता के पापा जयचंद गहड़वाल, उन्होंने कन्नौज, उनके वंश के राजाओं ने कन्नौज पर, उन गहड़वालों ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। और इसलिए हमारी एग्जाम का ये क्वेश्चन बार बार आता है। पटवार एसआई में 3000 बार ये क्वेश्चन आ गया अब तक, क्योंकि 3000 बार एग्जाम हो चुकी है पटवार एसआई की। हमारे आने से पहले भी तो होती थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब तक ये क्वेश्चन बार बार आया है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला कि महमूद गजनवी के समय प्रतिहार नरेश कौन था? तो राज्य का पाल कौन था? राज्यपाल था। तो ध्यान दीजिए, महमूद गजनवी ने जब 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा तो प्रतिहार नरेश कौन था? राज्यपाल था। याद है, इसी राज्यपाल को चंदेल नरेश विद्याधर ने राजाओं का संग बनाकर मारा था कि तू राजा है, अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया, हटा सावन की गठा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि कन्नौज गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम नरेश कौन था? यशपाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आज 2-4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक राजशेखर वेरी इंपॉर्टेंट है और उनकी राजशेखर की रचनाएं। ये गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल व महिपाल दोनों के दरबार में रहते थे राजशेखर, और उनकी ये रचनाएं आपको याद करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजशेखर की रचनाएं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका, और उसके बाद ये 3 याद रह जाएंगी। हर विलास। कौन सा विलास? हर विलास। बाल रामायण और बाल भारत। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो हमने गुर्जर प्रतिहार संघर्ष में कन्नौज को लेकर संघर्ष शुरू किया था, याद है, जिसमें अंतिम रूप से मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों को कूट दिया और कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया। तो अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के वंश, राष्ट्रकूट वंश की। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं कहां पर? दक्षिण भारत के वंश, राष्ट्रकूट वंश की ओर। लेकिन उससे पहले प्रतिहार वंश से आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है दोस्तों। आज 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। महेंद्रपाल और महिपाल दोनों का दरबारी है। दोनों का दरबारी कौन? राजशेखर। उसके बाद महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय कन्नौज का नरेश कौन था? राज्यपाल। और अंतिम गुर्जर प्रतिहार नरेश 1036 ईस्वी में कौन थे? यशपाल। और अब हम राष्ट्रकूट वंश की बात कर रहे हैं दोस्तों, और हमें पता है कि राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज को लेकर गुर्जर प्रतिहारों की 700 वर्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। यह दक्षिण भारत का वंश था दोस्तों, और इसका संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ध्यान दीजिए, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो दोस्तों दंती दुर्ग ने राजधानी बनाई थी मान्यखेत को। किसको बनाया था? मान्यखेत। मान्यखेत आधुनिक जो सोलापुर जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पर ये मान्यखेत राजधानी बनाई थी दंती दुर्ग ने। बताते हैं इतिहासकार 736 ईस्वी से लेकर यह 752 ईस्वी तक राजा रहा था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो दंती दुर्ग था ये एक बलशाली राजा था मेरी तरह, और इसने जो चालुक्य वंशी राजा था कीर्तिवर्मन किस वंश का था? चालुक्य वंश का। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, हमने देखा था, याद है आपको, कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन ने हर्ष को शीन दिखाया था। उसी चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन को मारकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था। कहां पर? उज्जैन में।
और इतिहासकार बताते हैं, मैं तो वहां था नहीं, कि जब राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग के राजा ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया उज्जैन में, तो गुर्जर प्रतिहार नरेश को द्वारपाल गेट कीपर के रूप में खड़ा किया था। दोस्तों याद रखना, ऐसा महान परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? दंती दुर्ग। और अब आ रहा है एग्जाम का क्वेश्चन कि दंती दुर्ग के बाद इसका चाचा कौन बना था यहाँ का शासक? कृष्ण प्रथम। दोस्तों कृष्ण प्रथम वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे और दंती दुर्ग के क्या थे? चाचा। इन्होंने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर ये कहां पर है? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। दोस्तों याद रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो औरंगाबाद में है, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुनी है महाराष्ट्र में, ये कृष्ण प्रथम के समय से ही हैं। और यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि ये गुफाएं 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच की हैं। इसमें कुछ गुफाएं वाकाटक वंश की भी हैं, मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के समय की। इनमें दोस्तों यहाँ पर जो गुफाएं हैं उसमें 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। यहाँ पर कितने धर्मों से? 3 धर्म से। पहली है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, बौद्ध धर्म की गुफाएं, उसमें आती है गुफा नंबर 1 से 13 तक। तो जो गुफा 1 से 13 तक है उनका संबंध किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। इसके बाद आती है हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएं, जिनका संबंध हिंदू धर्म के देवी देवताओं से है, भगवान विष्णु के वराह अवतार से। ऐसी गुफाएं हैं हमारी दोस्तों, ये यहाँ पर 12 तक की हैं, और ये हैं 13 से 29 तक। इसके बाद आती है तीसरे धर्म से संबंधित, और वो अंतिम गुफाएं किसकी हैं? जैन धर्म से संबंधित गुफाएं। और वो गुफाएं कितनी हैं दोस्तों? वो हैं 30 से 34 तक की गुफा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एलोरा की गुफाएं हैं, जहां पर एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर बना हुआ है, इसी एलोरा में दोस्तों 3 धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। उन गुफाओं में 1 से 12 तक की जो गुफा है उसका संबंध किस धर्म से है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसके बाद 13 से 29 तक की गुफा ये किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ये हिंदू धर्म से। और तीसरी है जैन धर्म से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा की गुफाएं हम इतिहास में पढ़ेंगे। अजंता व एलोरा की गुफाएं या कन्हेरी की गुफाएं, ये बहुत ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की गुफाएं हैं दोस्तों। कन्हेरी की गुफाएं हमारे मुंबई के पास में हैं। तो ऐसे ही ये गुफाएं जो एलोरा की गुफाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इस कृष्ण प्रथम के बाद जो राष्ट्रकूट वंश में शक्तिशाली राजा आया, मित्र जो बाहुबली था, उस राजा का नाम तो आप जानते ही हैं, जिसने वत्सराज को, गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज को पानी पिलाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज। और वत्सराज को ही पानी पिलाया किसने? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव। कृष्ण प्रथम के बाद जो राजा बने थे वो कौन थे? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, जिनको हम क्या भी कहते हैं दोस्तों? जिनको हम धारावर्ष भी कहते हैं। इस ध्रुव ने दोस्तों आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये वही राष्ट्रकूट नरेश है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों जो कृष्ण तृतीय था उसको कृष्ण द्वितीय उसको मिहिर भोज ने कूट दिया था। और उसके बाद इंद्र तृतीय ने, अभी हमने देखा, इंद्र तृतीय वो भी राष्ट्रकूट वंश का राजा था।
क्या नाम था उसका? इंद्र तृतीय। आपको पता है इसने माय डियर कन्नौज को लूटा था महिपाल के समय में। इंद्र तृतीय ने किसको लूटा था दोस्तों? कन्नौज को लूटा था। और इसके बाद में जो वेरी इंपॉर्टेंट राजा आ रहा है वो आएगा अमोघवर्ष। अमोघवर्ष एक साहित्यकार सम्राट था। और दोस्तों यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो सुलेमान अरब यात्री आया था मीर भोज के समय में, उसने भी गुज्जर और राष्ट्रकूटों के संघर्ष की बात की है। किसने? अरब यात्री सुलेमान ने। किसके समय में आया था? याद है? मीर भोज के समय में आया था। और ऐसे ही इन राष्ट्रकूटों के और गुर्जर प्रतिहारों के संघर्ष के बीच की कहानी का वर्णन किया है अल मसूदी ने। जब इंद्र तृतीय ने, राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज को लूटा था, याद है आपको? उसका वर्णन किसने किया है? अल मसूदी ने। दोस्तों ये अल मसूदी इराक की राजधानी बगदाद से आया था। अल मसूदी इराक की राजधानी कहां से? बगदाद। बगदाद की राजधानी इराक या इराक की राजधानी बगदाद। तो ध्यान रखिए, इराक की राजधानी बगदाद से कौन आ रहा है? अल मसूदी आ रहा है। आज का यह अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं कि इराक की राजधानी बगदाद से कौन अरब यात्री आ रहा है? अल मसूदी आ रहा है। और अल मसूदी गुज्जर प्रतिहार वंश जो हमने पहले पढ़ा और राष्ट्रकूट वंश के बीच संघर्ष की बात बताता है। और अल मसूदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी प्रमुख रचना थी, इसकी अल मसूदी की जो प्रमुख रचना थी वो कौन सी थी? अल मसूदी की प्रमुख रचना थी किताब उल मीर। एक ही किताब मिलती है इसकी, मुराज। इसकी एक ही किताब मिलती है दोस्तों, मुराज सुराज, मुराज उल सुराज। ये किसकी किताब है दोस्तों? अल मसूदी की। क्या मिराज सावल खाओ, सीधी सी बात है, मिराज सावल दबाओ। तो किताब उल मिराज उल सुराब, सुराब सुदाब है। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि मिराज को सुदाबो, मिराज को सावल दाबो। कौन कह रहा है? अल मसूदी। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज हमारे इस इतिहास से 2 अरब यात्री आए हैं। पहला कौन आया? पहला सुलेमान आया, अरब यात्री सुलेमान मीर भोज के समय में आया। और दूसरा आ रहा है अल मसूदी, बगदाद से आ रहा है, महिपाल प्रथम के समय में आ रहा है। और ये इंद्र तृतीय जब कन्नौज को लूट रहा है तब अल मसूदी अपनी आंखों देखा विवरण एक भूगोलवेता के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में लिखता है। अल मसूदी इराक बगदाद से आया था, एक अरब यात्री जो एक भूगोलवेता, एक इतिहासकार थे। तो आज हमने जो वंश पढ़े इसमें हमारे पास 2 यात्री आ चुके हैं जो भविष्य में नहीं आएंगे। अरब यात्री आएंगे, विदेशी यात्री का टॉपिक चलेगा, लेकिन उसमें अल मसूदी और सुलेमान नहीं आएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, अरब यात्री सुलेमान मीर भोज के समय में आया था और अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय में आया था। धन्यवाद दोस्तों। अल मसूदी किसके समय में आया ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट में। धन्यवाद।